हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एमसीपी क्या होता है एंड इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ना बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं। लैंगचेन पढ़ा है, लैंग्राफ, क्रियो एआई, एग्नो, हमने ये सारे फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं। ये सारे फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम एजेंटिक एआई ऐप्स बना सकते हैं, जनरेटिव एआई ऐप्स बना सकते हैं। तो जब हमने इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके जनरेटिव एआई ऐप्स बनाई थी, तो हम क्या करते थे, हम एक एजेंट बनाते थे। उस एजेंट के पास एलएलएम होता था और कुछ टूल्स होते थे, है ना। तो एलएलएम अंडरस्टैंड करता था यूज़र के क्वेश्चन को एंड टूल्स की हेल्प से हम कोई टास्क परफॉर्म करते थे, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते थे। जैसे कि अगर वेदर का डेटा चाहिए तो हम वेदर एपीआई टूल यूज़ कर लेते थे। अगर वेब सर्च करनी होती थी उसका रिलेटेड टूल यूज़ करते थे, है ना। तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टूल होता था। तो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम टूल यूज़ करते थे, यूज़र का क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए एलएलएम यूज़ करते थे। उसी तरह से जब हमने एजेंटिक एआई ऐप्स बनाई, उसमें भी हम एजेंट्स बनाते थे। एजेंट एक एलएलएम यूज़ करता था यूज़र के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड टूल्स यूज़ करता था कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। सपोज करो यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई वाली जो एप्स है ना, उसकी बात कर रही हूँ जिसमें अभी एमसीपी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों एमसीपी यूज़ करना चाहिए। पहले हम एमसीपी की नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ एमसीपी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो नॉर्मल वेज थे, जो नॉर्मल एजेंटिक एआई ऐप्स थी, जो नॉर्मल जनरेटिव एआई ऐप्स थी जिसमें एमसीपी नहीं यूज़ होता था, उसमें क्या इशू आया वो बात कर रहे हैं। तो यूज़र ने क्वेश्चन करा, हमने एक एजेंट बनाया, उस एजेंट को यूज़र ने क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। तो अब जनरली हम कैसे काम करते हैं, हम एक कस्टम कोड लिखते हैं। कस्टम कोड में क्या होगा, यहाँ पे हमें पता चल गया यूज़र दिल्ली का वेदर पूछ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई एक तो एलएलएम यूज़ होगा। फिर कस्टम कोड लिखा जाएगा, हम वेदर एपीआई को कॉल करेंगे। अब उस एपीआई को कॉल करने के लिए हमें एपीआई की भी पहले जनरेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पहले वेदर एपीआई वाली वेबसाइट पर जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करके एपीआई जनरेट करोगे। फिर उस एपीआई को जनरेट करके आप अपने कोड में लोड करोगे। ठीक है, तो हमने कस्टम कोड लिखा। तो जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने ये 3 लाइन्स लिखी है एग्जाम्पल के लिए। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करके एपीआई से डेटा फैच करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दिल्ली पैरामीटर दे दिया क्योंकि हमें दिल्ली का डेटा चाहिए। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिल गया जेसन फॉर्मेट में। फिर उस रिस्पॉन्स में से ना मैंने टेम्परेचर वेरिएबल का डेटा गेट करा। टेम्परेचर वेरिएबल के अंदर ये आउटपुट पड़ी है 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो इस कोड की आउटपुट मिली ना, वो ये मिली, इट्स सनी इन दिल्ली टुडे विद टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आउटपुट हमें किससे मिली, इस वाले वेदर एपीआई से मिली एंड ये हमने सारा कस्टम कोड खुद से लिखा। ठीक है, तो जनरली इस तरह का काम होता है। तो अब होगा क्या इस केस में, हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सारा कोड खुद लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एरर आ गया वो हमें खुद से हैंडल करना पड़ेगा। इस केस में अभी आउटपुट तो आ गई। अब सपोज करो उस कंपनी ने ना, वेदर एपीआई कंपनी जिनकी वेदर एपीआई यूज करके हमने अभी दिल्ली का टेम्परेचर निकाला था, सपोज करो उस कंपनी ने अपने एपीआई में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी। ठीक है, तो लेट्स से उन्होंने ये जो टेम्परेचर वेरिएबल था इसको चेंज करके ना टेम्प कर दिया। तो अब उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो प्रीवियस पुराना वाला कोड था जिसमें हमें ये वाली लाइन लिख के आउटपुट मिल रही थी, अब ये कोड काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि अब ये टेम्परेचर वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता उस वेदर एपीआई वाले कोड में। तो अब अगर हमें टेम्परेचर चाहिए तो हमें ना इसको, इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, टेम्प लिखना पड़ेगा, तो आउटपुट आएगी। तो गाइज ये मैंने बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जो अभी हमारा पुराना वे था, जो हम कोड कर रहे थे बिना एमसीपी के, उसमें क्या होता था कि अगर हम कोई टूल या एपीआई यूज़ कर रहे हैं, आज हमने कस्टम कोड लिख दिया, कल को उस कंपनी ने अपने एपीआई को या टूल को यूज़ करने के लिए कुछ कोड में अपने मॉडिफिकेशन कर दी, कंपनी ने अपने वाले टूल में कोई मॉडिफिकेशन कर दी, तो जो हमारा कस्टम कोड होगा ना वो चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो कोड है वो तो हमने लिखा है, पुराना जो उनका टूल वाला कोड था
उसके बेसिस पे अब उन्होंने टूल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। हमारा पुराना कोड अब उस पर चलेगा नहीं। अगर हमें कोड को चलाना है तो हमें अपने कोड को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा उनके जो न्यू चेंजेस किए हैं उन्होंने उसके हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। देखो, हमने एपीआई कॉल करी, डेटा लिया जेसन में, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा, फिर मैंने यहाँ पे टेम्प लिख दिया जो उनकी न्यू मॉडिफिकेशन थी, ठीक है, तो जाकर आउटपुट आई। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं एक ही टूल यूज़ कर रहे हैं। एक एजेंट होता है, जब हम रियल लाइव एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो आप कितने टूल्स को पूरा ऐसे ध्यान रख लोगे कि कौन सी कंपनी ने कब क्या टूल चेंज किया है, फिर आप अपना कोड मॉडिफाई करोगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स में थी जिनमें एमसीपी नहीं यूज़ होता था। तो अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को एमसीपी को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए ना पहले हम दो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। ये दो चीज़ें हैं गाइज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो एमसीपी क्लाइंट का क्या मतलब है? एमसीपी क्लाइंट ना हमेशा आपके एजेंट जहाँ पे आप बना रहे हो ना उस मशीन पे होगा। तो जैसे कि हम लोग सपोज हम लोग कोई ऐप बना रहे हैं, एजेंटिक एआई ऐप बना रहे हैं, तो हमने एजेंट बनाया, तो वो जो एजेंट होगा ना वो वाली मशीन पे आपका एमसीपी क्लाइंट होगा। जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो ना अपनी एप्लीकेशन का, वहाँ पे एमसीपी क्लाइंट होगा हमेशा, ठीक है। तो कहाँ होगा एमसीपी क्लाइंट? जिस भी मशीन पे आप कोड लिख रहे हो, लोकल मशीन है तो लोकल मशीन पे होगा एमसीपी क्लाइंट। अगर आप किसी क्लाउड पे काम कर रहे हो, जहाँ पे उस क्लाउड में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आपने एजेंट वाला कोड लिखा है, वहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे एमसीपी क्लाइंट। तो एमसीपी क्लाइंट हमेशा जहाँ पे आप एजेंट का कोड लिख रहे हो वहाँ पे रन करेगा एमसीपी क्लाइंट। एंड अगर आपके एजेंट के पास एमसीपी क्लाइंट नहीं है तो वो एमसीपी वाला जो काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड करो। एंड एमसीपी सर्वर कहाँ होगा? एमसीपी सर्वर हमेशा होगा उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस कंपनी की कोई सर्विस या टूल या एपीआई आप यूज़ कर रहे हो। तो हमने जो एग्जांपल देखा वेदर एपीआई वाला, जहाँ पे हम दिल्ली का वेदर पता कर रहे हैं, हम वही एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो जो वेदर एपीआई कंपनी है, जिस कंपनी की हमने वेदर एपीआई यूज़ करी ना, ठीक है, उस कंपनी ने ना अपना एक एमसीपी सर्वर बनाया। इस एमसीपी सर्वर को यूज़ करके ये जो एमसीपी क्लाइंट है ये एपीआई को यूज़ कर सकता है, कंपनी की एपीआई को यूज़ कर सकता है। तो होगा क्या? एजेंट जो कि एमसीपी क्लाइंट है उसके पास यूज़र का क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। इस एजेंट ने अब क्वेश्चन जो है भेजना है एमसीपी सर्वर के पास। कौन से एमसीपी सर्वर के पास? वेदर एपीआई वाली जो कंपनी है, क्योंकि हमें वेदर एपीआई यूज़ करनी है, वेदर एपीआई टूल हम यूज़ करना चाहते हैं। वेदर एपीआई टूल जो कंपनी का है उस कंपनी का एमसीपी सर्वर होगा, ठीक है। सपोज करो इस एमसीपी सर्वर का नाम है वेदर एमसीपी सर्वर, वेदर एमसीपी सर्वर, ठीक है। तो इस कंपनी ने अपना एक सर्वर बनाया हुआ है एमसीपी सर्वर जिसका नाम है वेदर एमसीपी सर्वर। अब इस एमसीपी सर्वर के पास आपका जो एजेंट है, जो एमसीपी क्लाइंट है, वो ये क्वेश्चन भेजेगा। अब जब एजेंट ये क्वेश्चन जो कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एमसीपी सर्वर के पास भेजेगा तो उसका ना एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में एमसीपी सर्वर को क्वेश्चन समझ आएगा। ये हमेशा याद रखना गाइस, जितने भी एमसीपी सर्वर होंगे हर एमसीपी सर्वर को एक ही फॉर्मेट अंडरस्टैंड होता है एंड वो है जेसन आरपीसी, जेसन आरपीसी, ठीक है। आप इसको इस तरह से सोचो कि ये एक लैंग्वेज है, एमसीपी सर्वर को हमेशा यही लैंग्वेज समझ आती है। एंड अगर आपको एमसीपी सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको उस रिक्वेस्ट को हमेशा जेसन आरपीसी फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो यूज़र का क्वेश्चन जब एजेंट के पास आया ना
एजेंट के पास क्या है, एमसीपी क्लाइंट। अब एमसीपी क्लाइंट इस क्वेश्चन को जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करेगा एंड जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। ये देखो जेसन आरपीसी का वर्जन है 2.0। मेथड गेट वेदर, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, फंक्शन का नाम बता रहे हैं, टूल बता रहे हैं कि हमने कौन सा यूज करना है। हमने गेट वेदर मेथड यूज करना है क्योंकि हमें दिल्ली का वेदर चाहिए। पैरामीटर्स सिटी दिल्ली ID 1। तो ये जो क्वेश्चन था ये जेसन आरपीसी में कन्वर्ट हो गया, किसको यूज करके, एमसीपी क्लाइंट को यूज करके। हमारे एजेंट के पास एमसीपी क्लाइंट है, जिस एमसीपी क्लाइंट ने यूजर के क्वेश्चन को जेसन आरपीसी में कन्वर्ट किया। अब ये जो जेसन आरपीसी फॉर्मेट है ये एमसीपी सर्वर को अंडरस्टैंड होता है। मैंने आपको बताया ना कि एमसीपी सर्वर को क्या अंडरस्टैंड होता है, जेसन आरपीसी फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन गया एमसीपी सर्वर के पास। अब ये क्वेश्चन एमसीपी सर्वर को अंडरस्टैंड हो जाएगा क्योंकि ये उस फॉर्मेट में है जो एमसीपी सर्वर को फॉर्मेट समझ आता है। अब एमसीपी सर्वर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को कंपनी एपीआई के पास भेजेगा। पर अब कंपनी एपीआई जो है, कंपनी ने अपने हिसाब से अपनी एपीआई का कोड लिखा हुआ है, उसको यूज करने का मेथड भी उनका खुद का है ना। तो अब एमसीपी सर्वर को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कंपनी की एपीआई को अंडरस्टैंड होगा। जैसे कि ये देखो उसने क्या किया, एमसीपी सर्वर ने क्वेश्चन को इस तरह से डाल दिया, देख रहे हो, सिटी दिल्ली, एपीआई की भी डिफाइन कर दी। हमें खुद से नहीं देनी पड़ी एपीआई की, एमसीपी सर्वर रिस्पॉन्सिबल है। एमसीपी सर्वर ने खुद से एपीआई की यहाँ पे दी हुई है, सिटी दिल्ली पिक कर दी उसने। ये जो जेसन आरपीसी फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट किया किस फॉर्मेट में, जो कंपनी की एपीआई को अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन उस फॉर्मेट में। एंड फिर कंपनी की एपीआई ने उसका आंसर निकाला, ठीक है, आंसर दे दिया। तो ये आउटपुट निकली, सपोज टेम्परेचर दे दिया, स्टेटस दे दिया। अब ये जो आउटपुट है इसको दोबारा एमसीपी जो सर्वर होगा ना जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर है ना, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगी, इनके बीच में जो भी मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं वो सारे के सारे जेसन आरपीसी फॉर्मेट में ही होंगे। तो जब एमसीपी क्लाइंट ने एमसीपी सर्वर को क्वेश्चन पास ऑन किया था आंसर के लिए तो वो भी जेसन आरपीसी में कन्वर्ट हुआ था। अब जब एमसीपी सर्वर के पास आंसर आ गया, कंपनी एपीआई से उसने आंसर फेच कर लिया, तो एमसीपी सर्वर दोबारा उसको जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करके एमसीपी क्लाइंट को देगा, एजेंट को देगा। तो जेसन आरपीसी में जब उसने कन्वर्ट किया तो इस तरह का रिस्पॉन्स आया, देख रहे हो, जेसन आरपीसी रिजल्ट टेम्परेचर कंडीशन सनी ID 1। अब एमसीपी सर्वर ने ये जेसन आरपीसी वाला जो आउटपुट है ये दे दिया एजेंट के पास, एमसीपी क्लाइंट के पास। अब एजेंट के पास एक LLM है, LLM इस आंसर को प्रेजेंटेबल फॉर्म में यूजर को देगा। जैसे कि ये उसने आंसर दे दिया, इट्स सनी इन दिल्ली टुडे विद अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। इस चीज का बेनिफिट क्या है, हमने ये जो सारा काम किया इससे भी तो सेम ही आउटपुट मिली, इट इज सनी इन दिल्ली टुडे विद अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। एमसीपी यूज करके भी हमें यही आउटपुट मिली। और जब हमने पुराना वाला मेथड यूज किया था, ये वाला मेथड यूज किया था, यहाँ पे भी हमें सेम आउटपुट मिल रही थी। फिर एमसीपी यूज करने का फायदा क्या हुआ, जब आउटपुट तो सेम ही मिल रही है दोनों तरीकों से, तो एमसीपी यूज करने का फायदा ये हुआ कि कल को अगर वेदर एपीआई वाली कंपनी, जिनका ये एमसीपी सर्वर है, वेदर एपीआई वाली कंपनी इस टेम्परेचर वेरिएबल को चेंज करके टेम्प कर दे, ठीक है, तो भी जो हमारा एजेंट का कोड है ना वो वर्क करेगा, हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ भी कंपनी की एपीआई के साइड पे कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रही है, छोटी बड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें उससे कोई इशू नहीं आएगा, हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की एपीआई कंपनी का ही एमसीपी सर्वर है, तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है सारे चेंजेस के लिए।
कंपनी अपने आप से सारे मॉडिफिकेशंस करेगी, एमसीपी सर्वर को रेडी करेगी। हमें कितना काम करना है, हमारे एजेंट को सिर्फ कितना काम करना है, उसको सिर्फ इतना काम करना है कि जेसन आरपीसी फॉर्मेट में कनेक्ट करना है इस सर्वर के साथ। अब इधर कंपनी एपीआई में कुछ भी चेंजेस होते रहे, वो अपने सर्वर को अपने आप मैनेज करेंगे। और हमारा जो कोड है, चाहे वो टेम्प लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे टेम्परेचर लिख रहे हैं, चाहे कल को कुछ भी एबीसी लिख रहे हैं, चाहे यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, चाहे उनकी एपीआई का जो डेटा एक्सेस, एपीआई को एक्सेस करने का जो मेथड है वो चेंज हो रहा है, हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा। हमारा जो एजेंट है वो फिर भी चलता रहेगा बिना किसी मॉडिफिकेशन के, क्योंकि हमारा एजेंट तो सिर्फ कितना काम कर रहा है, हमारे एजेंट सिर्फ इतना काम कर रहा है कि उसको एमसीपी सर्वर से कनेक्ट होना है। बस कनेक्शन में बन गया, एक बार उसके पास क्वेश्चन पहुंच गया कि यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा है जेसन आरपीसी फॉर्मेट में। अब इधर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रही है तो कंपनी और वो सर्वर, कंपनी का जो सर्वर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल हैंडल ऑल द मॉडिफिकेशंस। हमारे को आउटपुट मिल जाएगी जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है वो। ठीक है, हमें सिर्फ एजेंट को कनेक्ट करवाना है एमसीपी सर्वर के साथ। ओके गाइज, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना, हर कंपनी का ना डिफरेंट एमसीपी सर्वर होता है। तो सपोज़ अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो, आप कोई ऐसे एजेंट बना रहे हो जिसमें कुछ ऐसा काम है कि जीमेल से ईमेल्स हम रीड कर सकें, कोई आपको ऐसा टूल चाहिए जिससे आप जीमेल की ईमेल्स को रीड कर सकें, तो उसके लिए भी गूगल का एक टूल है जीमेल। ठीक है, तो आप वो टूल यूज़ करोगे। तो या फिर अगर आपको गूगल का कैलेंडर टूल यूज़ करना है या गूगल ड्राइव यूज़ करनी है, तो ये जो तीनों टूल्स हैं ये किसके हैं? गूगल के हैं। तो गूगल का एक एमसीपी सर्वर होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये सपोज करो एक ये गूगल का एमसीपी सर्वर है, ये है गूगल का एमसीपी सर्वर। इस सर्वर के अंदर 3 टूल्स हैं। ठीक है, एक सपोज करो जीमेल है, एक है गूगल ड्राइव, सपोज ये टूल का नाम है, एंड एक है कैलेंडर टूल। तो अब ये गूगल के टूल्स को यूज़ करने के लिए आप कौन सा सर्वर यूज़ करोगे? गूगल का एमसीपी सर्वर यूज़ करोगे। उसी तरह से सपोज करो कल को आप कोई वेब सर्च टूल यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अब वेब सर्च टूल को यूज़ करने के लिए क्या होगा? जिस कंपनी का ये वेब सर्च टूल है उस कंपनी का एक एमसीपी सर्वर होगा। ठीक है, तो आप उस एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करोगे। तो हर कंपनी का एक डिफरेंट एमसीपी सर्वर होता है, एंड आपको जो टूल्स यूज़ करने हैं आपको उस कंपनी के एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, सिर्फ हमारा कितना काम होगा? कनेक्शन इस्टेब्लिश करने तक का काम होगा, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। कोई भी चेंज होता है टूल में या कंपनी की एपीआई में, तो एमसीपी सर्वर वो अपनी कंपनी का एमसीपी सर्वर उस तरह से ऑर्गेनाइज कर देंगे कि वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जब हम एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेंगे ना, तो हमने जो क्वेश्चन, यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा है हमारे एजेंट को जहाँ पे एमसीपी क्लाइंट है, तो उसको आउटपुट मिल जाएगी। तो ये होता है बेसिकली एमसीपी। तो नॉर्मल अप्रोच में क्या हुआ था? जब हमने नॉर्मल अप्रोच यूज़ करी थी तो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था, एजेंट के पास एलएलएम एंड टूल थे, कंपनी की एपीआई थी, आउटपुट आ गई थी। कंपनी की एपीआई से उसने डेटा लिया, यूज़र के पास आउटपुट आ गई थी। ऐसे ही हो रहा था। और अगर कंपनी की एपीआई मॉडिफाई हो गई तो हमें अपने कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये वाला हम नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर हमने न्यू अप्रोच पढ़ी एमसीपी वाली। इससे क्या हुआ? यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन गया एजेंट के पास था एमसीपी क्लाइंट, एजेंट के पास जो एमसीपी क्लाइंट है उसने हमारे इस क्वेश्चन को जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करा। एमसीपी सर्वर के पास ये क्वेश्चन किया, एमसीपी सर्वर ने अब इस क्वेश्चन को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट किया? जो कंपनी का फॉर्मेट है, कंपनी का फॉर्मेट से मतलब जो उस एपीआई को अंडरस्टैंड होता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फिर कंपनी की एपीआई से उसको आंसर मिला, वो आंसर लेके एमसीपी सर्वर के पास आया। एमसीपी सर्वर ने उस आंसर को दोबारा से जेसन आरपीसी में कन्वर्ट करा। फिर एजेंट को वो आंसर समझ आ गया, एजेंट के पास एलएलएम है, एलएलएम ने उस आंसर को दोबारा से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दे दिया। तो ये काम हुआ हमारा अभी तक का। अब हम देख लेते हैं कि एमसीपी को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है? यूनिवर्सल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड।
व्हाट इट मीन्स इज कि जो हमारा एजेंट होगा, जिसके पास एमसीपी क्लाइंट होगा, वो मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे एमसीपी सर्वर 1 2 3। ये सर्वर 1 2 3 का क्या मतलब है? अलग अलग कंपनीज के एमसीपी सर्वर्स के साथ एक ही बार में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो गूगल के टूल्स यूज़ करने के लिए उसने गूगल के एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे उसने वेदर एपीआई वाले सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, फिर उसने मान लो स्टॉक्स का डेटा लेना है तो वाई फाइनेंस टूल को यूज़ करना है तो उस कंपनी के सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया। एक ही एजेंट, एक ही एमसीपी क्लाइंट एक ही टाइम पे मल्टीपल सर्वर्स के साथ, एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब अगला बेनिफिट क्या है? नो कोड चेंजेस व्हेन बैकएंड चेंज। मतलब अगर किसी कंपनी के, अब मान लो गूगल का, जो गूगल कंपनी है, जीमेल का जो कोड था, ठीक है, जो जीमेल टूल है या गूगल ड्राइव टूल है या कैलेंडर टूल है, अगर इनमें कोई कोड का चेंज होता भी है तो हमें अपना कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सारा कंपनी हैंडल करेगी, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। तो मतलब आपने एक बार कोड लिख दिया तो वो चलता रहेगा, आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। अब नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा वर्क्स विद एनी एमसीपी कंपेटेबल टूल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज यूजर ने क्वेश्चन करा, सेंड मी एन ईमेल विद टुडेज वेदर इन दिल्ली एंड अटैच द टॉप 3 न्यूज। यहाँ पे एक तो सेंड मी एन ईमेल, ये कौन सा टूल को यूज करेंगे हम? यहाँ पे जीमेल को यूज करेंगे। फिर मैंने बोला टुडेज वेदर, यहाँ पे वेदर एपीआई हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला अटैच 3 टॉप न्यूज़, यहाँ पे हमने वेब सर्च परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम 3 डिफरेंट टूल यूज़ करेंगे एंड ये तीनों डिफरेंट टूल डिफरेंट कंपनीज के हैं। तो मतलब 3 डिफरेंट एमसीपी सर्वर चाहिए। तो पहला मेरे पास एमसीपी सर्वर है गूगल एमसीपी सर्वर, जिसको यूज़ करके मैं जीमेल, गूगल ड्राइव एंड गूगल कैलेंडर को यूज़ कर सकती हूँ। तो जो मेरा एजेंट है, जिस एजेंट को ये क्वेश्चन पूछा है यूज़र ने, वो जो एजेंट है उसने देखा कि यूज़र तो जीमेल का क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, यूज़र बोल रहा है कि ईमेल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसने गूगल एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने देखा कि वेदर एपीआई के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो वेदर एमसीपी सर्वर भी यूज़ कर लिया, जिसके थ्रू हमें वेदर फोरकास्ट मिल जाएंगे। फिर अटैच टॉप 3 न्यूज़, उसके लिए उसने एक और सर्वर से अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जो कि है वेब सर्च एमसीपी सर्वर। 3 डिफरेंट सर्वर्स के साथ हमारा एजेंट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ नोट करना, अगर सपोज करो हम यहाँ पे एमसीपी सर्वर नहीं यूज़ करते, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से बनाते, इस एप्लीकेशन को, इस एजेंट को अगर हम पुराने वे से बनाते जहाँ पे हम एमसीपी सर्वर नहीं यूज़ करते, तो हम क्या काम करते? सबसे पहले जो डेवलपर इस एजेंट को बना रहा है, यानी कि हम ही एजेंट का कोड लिख रहे हैं ना, तो हमें कितना काम करना पड़ता है देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये गूगल का ईमेल वाले फीचर को यूज़ करने के लिए हमें पहले गूगल पे लॉगिन करना पड़ता, फिर हमें एपीआई की लेनी पड़ती, फिर हमें ऑथेंटिकेशन पूरा करना पड़ता, पूरे क्रीडेंशियल्स डालने पड़ते, फिर हम एक कस्टम कोड लिखते, फिर हम कुछ कोड लिखते जिसके थ्रू पूरा अटैचमेंट वगैरह सारा हैंडल हो जाता, ये कोड लिखते। ये हो गया एक काम के लिए। फिर वेदर इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम वेदर एपीआई के साथ कनेक्ट करते, उसकी एपीआई की जनरेट करते, उसको लोड करते और उसका कस्टम कोड लिखते। फिर हम वेब सर्च के लिए थर्ड काम करते, दोबारा से हम वेदर एपीआई के साथ कनेक्ट करते, वेदर एपीआई से डेटा गेट करते। अब अगर कल को इन तीनों में से किसी भी एपीआई में चेंजेस हो जाते हैं, किसी भी टूल के कोड में कंपनी, जिस कंपनी के ये टूल हैं वो मॉडिफिकेशन कर देती है, तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अब विद एमसीपी क्या हुआ, हमने 3 डिफरेंट कंपनीज के सर्वर भी यूज़ किए, हम 3 डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कल को कंपनी कुछ मॉडिफाई भी कर देती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक स्टैंडर्ड वे है, ये जो तीनों एमसीपी सर्वर्स हैं एंड ये जो एमसीपी क्लाइंट है, हमारा एजेंट है, ये सारे एक ही फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, जेसन आरपीसी में, ठीक है। ये भी जेसन आरपीसी में बात हो रही है,
यहाँ पे भी जेसन आरपीसी में बात हो रही है। तो जितने भी एमसीपी सर्वर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सा फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं, जेसन आरपीसी। तो फॉर्मेट सेम है, मतलब सारी तीनों के तीनों सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वे ही है। कोई ऐसा नहीं है कि हर एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक डिफरेंट वे है तो हमें डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा। सबके साथ कनेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वे है। तो चाहे आप गूगल की बात कर रहे हो, वेदर कंपनी की बात कर रहे हो, चाहे कुछ किसी की भी बात कर रहे हो, तो ये सिंगल कोड ही वो सारा हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये है एमसीपी कंपैटिबल विद एनी एमसीपी कंपैटिबल टूल का मतलब यही था। इस एक और फीचर है ऑटोमेटिक टूल डिस्कवरी। ऑटोमेटिक टूल डिस्कवरी का क्या मतलब है, जब आप एमसीपी क्लाइंट को, एजेंट को किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हो ना, तो लेट्स से आपको नहीं पता कि उस एमसीपी सर्वर में जिसके साथ आपने कनेक्ट किया है उसमें क्या क्या टूल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट टूल्स डू यू हैव एंड हाउ डू आई यूज़ देम। तो आपके पास पूरी लिस्ट ऑफ टूल्स आ जाएगी एंड उनको कैसे यूज़ करना है वो भी आ जाएगा। तो फिर हर टूल के साथ ना उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उस डिस्क्रिप्शन से हमारे एजेंट के एलएलएम को पता चल जाएगा कि ये टूल का क्या काम है। फिर जब भी कोई टूल को यूज़ करना है उसकी डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा और उस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है एमसीपी एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम एमसीपी को लैंग ग्राफ के साथ, लैंग चेन के साथ, या क्रू एआई के साथ या इग्नो के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।